Good afternoon, everyone. This is Anil Singh, your maths teacher, and today I am going to start second class of polygons for NDA and CDS exam. ठीक है, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉलीगॉन की सेकंड क्लास. एक क्लास मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, उसमें जो भी बेसिक्स है वो मैं समझा चुका हूँ आपको ऑलरेडी. ठीक है, पॉलीगॉन्स में कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ. जैसे पॉलीगॉन की अगर हम बात करें तो पॉलीगॉन होता क्या है, तो हम कह सकते हैं पॉलीगॉन एक ऐसा क्लोज फिगर है जो कि 3 और मोर देन 3 लाइन से कवर्ड एरिया है. ठीक है, या आप कह सकते हैं कि 3 का मतलब ट्रायंगल और 3 से ज़्यादा जो फिगर हैं साइड से कवर्ड एरिया है उनको हम लोग अलग अलग नामों से जानते हैं. जैसे कि ट्रायंगल 3 साइड से कवर्ड एरिया है, और क्वाड्रिलेटरल 4 साइड से कवर्ड एरिया है, पेंटागन 5 साइड से कवर्ड एरिया है ना, हेक्सागन 6 साइड से, वैसे ही हेप्टा, ऑक्टा, नोना एंड डेका, है ना. तो इस तरह से ये हमारे पॉलीगॉन्स साइड के बेसिस पर, इनके जो नॉमेनक्लेचर है इसका वो साइड के बेसिस पर, ये बात हमें समझनी है. उसके बाद देखिए क्या करेंगे हम. पॉलीगॉन्स में मैं आपको ये बता चुका हूँ कि ट्रायंगल स्मॉलेस्ट पॉलीगॉन है और लार्जेस्ट पॉलीगॉन कौन है, सर्किल. ठीक है, ये भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ. पॉलीगॉन में हमें ट्रायंगल नहीं पढ़ना है, हमें क्वाड्रिलेटरल नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये सब चीज़ें तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं और ये तो ज्योमेट्री का पार्ट है, तो ये तो बहुत बेसिक तौर पे पढ़ाया जाता है. जो मेन हमारा जो टारगेट है वो है, अच्छा पिछली क्लास में हम लोगों ने डायगोनल्स निकालना सीख लिया था, है ना. डायगोनल कैसे निकालते हैं, साइड इक्वल होंगी सभी पॉलीगॉन्स की, ये मैं बात कर चुका हूँ. ठीक है, इक्वल साइड्स की पॉलीगॉन्स को बोलते हैं, जिसमें ऑल साइड्स इक्वल होती हैं उसको रेगुलर पॉलीगॉन बोलते हैं. तो ये सब चीज़ें मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ. ठीक है, तो इस पर हमें डिस्कस आज नहीं करना है. आज जो हमें डिस्कस करना है वो करना है कुछ और स्पेशल टॉपिक्स पर, या कह सकते हैं कुछ स्पेशल पॉइंट्स पर, जो कि पॉलीगॉन के लिए, पॉलीगॉन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है. ठीक है, चलिए तो देखिए आज मैं अगर आपसे बात करूं कि जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉलीगॉन है, मैंने आपको बताया होगा सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉलीगॉन है वो है हेक्सागन. ठीक, हेप्टागन, ऑक्टागन, ये सारे इंपॉर्टेंट है. तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं हेक्सागन, ठीक है, तो मैं यहाँ पे आज का जो पॉइंट है, आज की जो क्लास होगी स्पेशली फॉर हेक्सागन, और हेक्सागन से ही हम जितनी भी चीजें हम लोग प्रूव करेंगे वो हेक्सागन को टारगेट करके करेंगे, और उसी से ही हम बाकी जितने भी पॉलीगॉन्स हैं उनको कनेक्ट करेंगे. ठीक, हम बात कर रहे हैं रेगुलर हेक्सागन. ठीक है, रेगुलर हेक्सागन की बात कर रहे हैं. तो चलिए फिगर मैं बनाता हूं यहाँ पे. ये हमारा हेक्सागन ABCD, इसकी सभी साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी, क्योंकि हम यहाँ पे रेगुलर हेक्सागन की बात कर रहे हैं, तो सभी साइड्स को मैं A मान सकता हूँ. ठीक, ऑल साइड्स आर इक्वल. इसी में अगर मैं इनके विकर्णों को मिला देता हूँ, मान लीजिए इसको ऐसे मिलाता हूँ, इसको ऐसे मिला दिया, इसको ऐसे मिला दिया, तो देखिए एक ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है, एक चीज तो मैंने आपको समझाई होगी कि एक चीज मैंने आपको समझाई होगी कि अगर हेक्सागन है तो हेक्सागन का इंटरनल एंगल कितना होता है. तो इसका इंटरनल एंगल
अगर निकाला जाए, या कह सकते हैं इंटीरियर एंगल, ठीक है। इंटीरियर एंगल इसका कितना होता है, फॉर्मूला मैंने आपको बताया होगा, n - 2 × 180 होता है। तो अगर मैं n की वैल्यू को 6 डाल दूं तो ये 6 - 2 × 180 हो जाएगा, और ये आप देखिए 4 × 180 हो जाएगा। लेकिन मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो इंटरनल एंगल्स हैं वो अपने पास कितने हैं, 6 इंटरनल एंगल्स हैं, तो हम 6 से डिवाइड कर देंगे। जैसे ही मैं 6 से इसमें डिवाइड करूंगा तो आप देखिए कितनी बार जाएगा ये, और 120 डिग्री आ जाएगा। तो अगर बोला जाए ईच इंटरनल एंगल ऑफ हेक्सागन विल बी, तो देन आंसर विल बी 120 डिग्री। तो ये आएगा 120 डिग्री। अब ये 120 में ये 60 हो जाएगा और ये 60 हो जाएगा, वैसे ये भी 60 हो जाएगा और ये भी 60 हो जाएगा, ठीक है ना। ये सभी एंगल 60-60 हो जाएंगे। तो अगर दो एंगल 60 है तो तीसरा भी 60 ही होगा। तो ये सभी एंगल 60-60 होंगे, ठीक है। तो एक बात हमें यहाँ से ये भी समझ में आ रही है कि फिर ये हम कह सकते हैं कि जितने भी एंगल्स हैं ये सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं, है ना। जितने भी ट्रायंगल्स हैं वो सभी इक्विलेटरल है, तो ये साइड्स भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। ये सभी साइड्स इक्वल हो जाएंगी। तो अगर मैं इसके एरिया की बात करूं तो एरिया बताइए कितना आएगा। एक ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, ये तो हम जानते हैं, √3/4 a²। ये मैं बता चुका हूं आपको। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है 3/4 a², √3/4 a², और ऐसे ही कितने हैं, 6 हैं। तो अगर यहाँ पे मैं 6 का मल्टीप्लाई कर दूं तो पूरे हेक्सागन का एरिया आ जाएगा, निकल के आ जाएगा। तो एक ट्रायंगल का एरिया आप निकालिए और उसी से 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो सभी ट्रायंगल का एरिया यहाँ से फाइंड हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बट आप ये देखिए कि हमेशा ऐसा नहीं होगा, है ना। पहले आप इसको देख लीजिए, फिर मैं अगला पॉइंट बताता हूँ। चलिए, उम्मीद है आपने समझ लिया होगा इसको, और हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पे। तो देखिए, अगर मैं बात करूं कि आखिर हम तो केवल ओनली हेक्सागन की बात तो कर नहीं रहे, हमें तो बात करनी है पूरे पॉलीगॉन्स की। तो अगर मैं टोटल पॉलीगॉन की बात करूं कि पॉलीगॉन का एरिया क्या होगा, तो सभी पॉलीगॉन के लिए एक कॉमन एरिया का फॉर्मूला होना चाहिए, तो उसको हम लोग फाइंड करते हैं।
तो ये जो फिगर है ये एक तरह से हेक्सागन है, लेकिन मैं इसको जनरलाइज कर रहा हूँ। और आप बताइए, जैसे ये वाला जो एंगल अभी मैंने निकाला थोड़ी देर पहले, इसको मैंने बोला कि ये एंगल है 60 डिग्री, तो 60 कैसे आएगा? पूरा राउंड होता है 360 डिग्री का, तो 360 डिग्री में जब मैंने 6 से डिवाइड किया तो 60 आया। तो ये वाला सेंट्रल एंगल आ गया। वैसे ही अगर ये साइड, ये जो 6 से मैंने डिवाइड किया, ये इसकी नंबर ऑफ साइड्स है ना, यहाँ पे n जो है वो यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स है, वो कितनी है? 6। अब इसी तरीके से नंबर ऑफ साइड्स तो बहुत सारी हो सकती है, ठीक है, 7 हो सकती है, 8 हो सकती है। तो यहाँ पे मैं नंबर ऑफ साइड्स को n मान के चल रहा हूँ। तो अगर मान लीजिए ये पूरा 360 है, तो ये जो एंगल है ये कितना निकल के आएगा? ये 360 अपॉन n निकल के आएगा। और अगर मैं बात करूँ, एक कॉन्सेप्ट देखिए बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। इसके अगर मैं अंदर सर्किल बनाता हूँ एक, तो एक सर्किल बाहर भी बन सकता है। ठीक, इस फिगर में आप देखिए ध्यान से, एक सर्किल इसके अंदर है और एक सर्किल बाहर है। अगर मैं बात करूं, एक इन सर्कल है, एक सरकम सर्किल। जो सर्किल अंदर बनता है उसको बोलते हैं इन सर्किल, और जो सर्किल बाहर बनता है उसको बोलते हैं सरकम सर्किल। तो अगर मैं अंदर वाले सर्किल की बात करूं, देखिए ये जो है जिस पॉइंट पे टच कर रहा है, अगर मैं इसको ऐसे मिला देता हूं, तो ये सेंटर से यहाँ पे इसकी ये जो दूरी है ये स्मॉल r है, और ये बाहर वाले सर्किल को ये अगर मैं ऐसे मिलाता हूँ तो अभी देखिए कैपिटल R, ये वाली दूरी कैपिटल R है और ये स्मॉल r है। और अगर देखें ये वाला एंगल पूरा, तो ये पूरा एंगल है 360 बाई n, अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो ये आ जाएगा पाई बाई n या 180 डिग्री बाई n। तो ये वाला जो आधा एंगल आ गया है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये पाई बाई n लिखा जा सकता है इसको, या 180 डिग्री बाई n लिखा जा सकता है। ये वाली साइड, ये एंगल बाइसेक्टर है, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, कह नहीं सकते यहाँ पे इक्विलेटरल है, लेकिन अगर मैं मान लूँ तो ये दोनों साइड तो बराबर होंगी ही। तो आइसोसेलेस तो है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में भी क्या होता है, इसको मैं इधर बना देता हूँ। देखिए इस ट्रायंगल को मैं इधर लेके आता हूँ, ये अगर O है, O और ये पॉइंट है, मान लीजिए इसको X, OXD। ये वाला जो ट्रायंगल है, अगर इसमें ये दोनों साइड इक्वल है, ये भी कैपिटल R है, ये भी कैपिटल R है, ये a/2 है, ये a/2 है, तो देखिए ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और आइसोसेलेस ट्रायंगल में जब भी मैं एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूँ तो सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करता है। इस वजह से मैंने इसको कितना लिखा, पाई बाई n, इसको लिखा पाई बाई n, और इसको लिखा हाफ, है ना, ये बाइसेक्टर हो गया, मतलब ये मिड पॉइंट। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब अगर मैं यहीं से बताऊं आपको कि ये जो लाइन है ये क्या इस पे परपेंडिकुलर भी होगी, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा पुराने लेक्चर से याद है तो मैंने उसमें बताया है कि जब भी परपेंडिकुलर पड़ता है यहाँ पे, तो वो परपेंडिकुलर इनको बाइसेक्ट भी करता है एंगल को, और सामने वाली साइड को भी बाइसेक्ट करता है। तो यहाँ से आप देखिए, अगर मैं इन दोनों का यूज करना है मुझे इस एंगल के हिसाब से, तो ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज, तो आप देखिए कितना हो जाएगा ये वाली साइड तो R, तो अगर मैं tan थीटा लगाता हूँ, tan पाई बाई n लगाता हूँ, तो होता है लंब बटे आधार, मतलब a/2 अपॉन R। ऐसे करते हैं, तो यहाँ से हमें R की वैल्यू निकालनी है, तो R कितना हो जाएगा, ये नीचे आएगा, ठीक है, ये आ जाएगा नीचे, तो ये कितना बनेगा, हमें यहाँ पे R निकालना है, और R ही यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर। तो आप बताइए, ये आ जाएगा a/tan
पाई बाई एन। तो ये 1/10 पाई बाई एन लिखा है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कॉट पाई बाई एन। तो ये आ जाएगा आर इक्वल टू ए कॉट पाई बाई एन। अब अगर मैं इसका एरिया लिखूँ, इस ट्रायंगल का एरिया लिखता हूँ अगर मान लीजिए, तो एरिया होगा इसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ई डी। ट्रायंगल का एरिया होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है, ए, इंटू हाइट। हाइट मतलब आर, आर ही यहाँ पे हाइट की तरह काम कर रही है, तो यहाँ पे रहेगा ए कॉट पाई बाई एन। और आप देखिए ऐसे ही कितने ट्रायंगल यहाँ पर हैं, एन ट्रायंगल, एन नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, क्योंकि यहाँ पे तो 1 2 3 4 5 6 ट्रायंगल्स हैं, लेकिन यहाँ पे मैं एक जनरलाइज फॉर्म निकाल रहा हूँ हेक्सागन इसकी पॉलीगॉन की, तो एन नंबर ऑफ ट्रायंगल्स को मैं मान के चल रहा हूँ। तो यहाँ पे एन का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे एन का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये ध्यान देना है, ठीक है ना, ये बात आपको समझनी है आप। चलिए, तो यहाँ से हमारा एक फॉर्मूला आ गया है, क्या आ गया है देखिए, n इंटू ए बाई टू ए इंटू कॉट पाई बाई एन। ये हमारे पास स्मॉल आर के फॉर्म में एरिया आ गया है, एरिया ऑफ पॉलीगॉन इन टर्म ऑफ स्मॉल आर। स्मॉल आर का मतलब इन रेडियस, तो क्या होता है एरिया, एरिया यहाँ पे निकल के आया है, देखिए n/2 इंटू ए कॉट पाई बाई एन, ठीक है। तो आप चाहें तो इसका मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, a²/2 कॉट पाई बाई एन इंटू एन, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये तो तब एरिया का फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं जब स्मॉल आर की वैल्यू दी गई हो। अब मैं बात करूंगा कि अगर कैपिटल आर की वैल्यू दी गई है तो एरिया को कैसे फाइंड किया जाएगा। अगर स्मॉल आर नहीं दिया गया है, कैपिटल आर को बोलते हैं सर्कम रेडियस, तो फिर एरिया को कैसे फाइंड करेंगे ये देखते हैं।
देखिए अगर मैं इसी फिगर में बात करूं कि अगर कैपिटल आर के फॉर्म में इसका एरिया निकाला जाए तो कैसे निकलेगा। ठीक है, जब स्मॉल आर दिया हो, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। इसमें आर की वैल्यू मैंने यहाँ पे डाल दी थी, और अगर कैपिटल आर के फॉर्म में निकालें तो देखिए कैसे निकालेंगे। कैपिटल आर बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे अगर मैं लगाता हूँ उसमें साइन पाई बाई एन इक्वल, तो आप बोलेंगे लंब बटीकरण होगा, तो ये आ जाएगा a/2r। और अगर मैं यहाँ से r की वैल्यू निकालूं, या देखिए अगर मैं a की वैल्यू निकाल सकता हूँ या तो फिर r की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो r की वैल्यू अगर मैं निकालता हूँ तो क्या आ जाएगा a/sin पाई बाई n, जो कि बनेगा a cosec पाई बाई n। तो देखिए एक बात आपको और यहाँ पर समझ लेनी है कि अगर कैपिटल आर यहाँ से फाइंड करना हो तो आप किस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, a cosec पाई बाई n। और अगर स्मॉल आर की बात कर रहा हूँ, कभी भी आपको इन सर्कल की रेडियस निकालनी हो किसी भी पॉलीगॉन में, तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब r = a cot पाई बाई n की वैल्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ से अगर मैं a की वैल्यू निकालूँ, a हो जाएगा 2r sin पाई बाई n। तो अगर मैं इसका एरिया फाइंड करता हूँ मान लीजिए, तो इसका एरिया क्या होगा 1/2 बेस a इंटू हाइट r। तो a की वैल्यू आप यहाँ पे डाल सकते हैं। देखिए 1/2 a कितना है 2r sin पाई बाई n, और यहाँ से r की वैल्यू क्या डाल सकते हैं a इंटू a cot पाई बाई n। तो इस तरह से भी आप इसका इस्तेमाल, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप देखिए घुमा फिरा के आपको इसको यूज करना है, जैसे चाहे आप यूज कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं। ये एक ऑक्टागन है, और देखिए अगर मैं इसका एरिया बिना किसी फॉर्मूले के फाइंड करूं तो कैसे निकालेंगे। ये इसकी साइड्स
मान लीजिए 2 2 है, 2 सेंटीमीटर की साइड से सभी। एक तरीका तो ये कि मैं इसमें फॉर्मूला जो मैंने अभी सीखा है वो लगा, अभी फॉर्मूला जो मैंने निकाला वो क्या था देखिए। अभी जो मैंने एरिया का फॉर्मूला निकाला वो क्या था, आपको याद होगा ऐसा एक फिगर आया था, ये a/2 हुआ करता था, ये स्मॉल आर था, ये कैपिटल आर था, ऐसे था, ये π/n था, और एरिया मैंने लिखा था 1/2, बेस पूरा ये वाला a इंटू आर, और यहाँ से r की वैल्यू मैंने यहाँ पे इंसर्ट कराई। तो r की वैल्यू यहाँ पे a के फॉर्म में, मतलब साइड के फॉर्म में, जब साइड दी गई हो देन हम उसको लगाएंगे। तो आप बताइए कितनी निकल के आई थी, tan मैंने लगाया था यहाँ पे, tan π/n इक्वल टू a/2 अपॉन r। तो r यहाँ पे निकल के आया था cot π/n a/2 इंटू cot π/n। तो यहाँ से आया था a/2 इंटू cot π/n। ठीक है, ये फॉर्मूला निकल के आया। अच्छा ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा, उस वाले फॉर्मूले में a/2 था यहाँ पर, है ना। तो ये देखिए जब फाइनली सॉल्व होगा तो क्या आएगा, a² r cot π/n, ये एरिया निकल के आया। ठीक, तो आप यहाँ भी देख सकते हैं कि a की वैल्यू तो 4 है आपके पास यहाँ, और π/n का मतलब क्या है, cot 2 का स्क्वायर अपॉन 4 इंटू r, है ना। वन बाई टू बेस इंटू हाइट, है ना, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो मैंने यहाँ से क्या निकाला था, r की वैल्यू निकाली थी, तो r की वैल्यू मैंने यहाँ पे डाल दी थी। तो अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा और चेक कर लीजिए, क्या था, 1/2 बेस मतलब a इंटू r की वैल्यू थी a/2 cot π/n। ठीक है, ये था। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया, a/4 cot π/n, ये हमारा एरिया आया था। तो cot लगाइए यहाँ पे आप, cot π/n मतलब 180 डिवाइड बाई 8, नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, 8 है। तो ये देखिए 1 हो जाएगा, और ये जब सॉल्व होगा तो कितना आएगा, 180 डिवाइड बाई 8, 2 से काट दीजिए, 4 से काट दीजिए, 2 बार कटेगा, 4 से कितनी बार कटेगा, ये 45/2 समथिंग ऐसा कुछ आ रहा है, जो भी है। ठीक है, उसके बाद आप बताइए क्या यहाँ पे इंटू n भी था, 45/2 इंटू, इसमें इंटू n भी हुआ करता था, है ना। तो इंटू n के हिसाब से अगर देखा जाए, यहाँ पे 8 साइड है तो 8 का मल्टीप्लाई किया जाएगा, इस टाइप से कुछ आएगा। ठीक, इस टाइप से कुछ आएगा। खैर जो भी है, मैं इसमें जरा इसको एक बार सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए कि मैंने इसको ऐसे मिला दिया, इसको ऐसे मिला दिया, इसको ऐसे मिला दिया, और इसको ऐसे मिला दिया। अब मुझे इसका एरिया चाहिए, तो देखिए कैसे निकालेंगे। अगर ये 2 है तो ये भी 2 है, ठीक, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, इस तरह से हो जाएगा। और आप मुझे ये बताइए, ये तो अंदर एक स्क्वायर बन के आ रहा है, 1 2 3 4, ये रेक्टेंगल, ये एक तरह से रेक्टेंगल्स आ रहे हैं, और ये 4 ट्रायंगल्स आ रहे हैं यहाँ पे, है ना, 4 ट्रायंगल्स आ रहे हैं।
उसके बाद आप अगर मैं आपसे पूछूं कि ये वाली साइड्स कितनी कितनी होंगी, ये वाली साइड्स कितनी होंगी, तो मुझे ये तो समझ में आ रहा है कि ये दोनों साइड जितनी भी होंगी वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगी। ठीक है, ये दोनों साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। इक्वल अगर होंगी तो कितनी कितनी होगी, अगर मैं इसकी बात करूँ तो आप ये बताइए मुझे, अगर यहाँ पे 2 आया है तो यहाँ पे कितना कितना रहा होगा, यहाँ पे 2 आने के लिए, तो क्या यहाँ पे √2, यहाँ पे भी √2 रहा होगा, तभी तो √2 का स्क्वायर 2 और √2 का स्क्वायर 2, 2 + 2 4 का अंडर √2 आएगा। वैसे ही यहाँ पे आप देख लीजिए, ये भी √2, ये भी √2, √2 इस टाइप से है। तो ये वाले जो फिगर्स हैं ये तो अपने आप में एक रेक्टेंगल है। देखिए ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, तो 4 रेक्टेंगल आ रहे हैं। तो 4 इंटू रेक्टेंगल के लिए क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब 2 √2 और प्लस एक स्क्वायर, तो स्क्वायर का एरिया 2 × 2 होता है, प्लस 4 अपने पास ट्रायंगल है, इसका एरिया हो सकता है क्या, देखिए ये तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये भी राइट एंगल है, तो इसका एरिया क्या होगा 1/2 √2 × √2 कट जाएगा, तो ये ओनली 1 आएगा, एक का एरिया 1। ऐसे ही 4 है तो 4 का मल्टीप्लाई जब सॉल्व करूँगा तो आएगा 8 √2 + 4 + 4 8 बाहर कॉमन आएगा, अंदर आएगा √2 + 1, ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये मेरा आंसर आ जाएगा। इस टाइप से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं।
ठीक है, हम बात कर रहे हैं रेगुलर हेक्सागन। तो यहाँ पे देखिए कुछ और पॉइंट समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक रेगुलर हेक्सागन है। अब हेक्सागन में अगर मैं देखूं इन दोनों पॉइंट्स को अगर मिला दूं, ठीक, इसी तरह से अगर मैं इसके अल्टरनेट पॉइंट्स को मिला दूं, जैसे ये वाला लिया, इसको छोड़ दिया, इसको ले लिया, इसको छोड़ दिया, इसको ले लिया, अगर मैं इन दोनों को मिला दूं, ये एक ट्रायंगल है और ये एक रेक्टेंगल है। तो दोनों में जरा देखते हैं एंगल की अकॉर्डिंग में बात कर रहा हूं। देखिए ये साइड तो इसके बराबर, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो सबसे पहले आप बताइए एंगल जो आए थे, इंटरनल एंगल इसका कितना होता है 120 डिग्री। तो ये दोनों साइड बराबर है तो ये 30 होगा, और ये पूरा 120 है तो ये 90 आएगा, ये भी 90 आएगा, वैसे ये 90 आ जाएगा, ये 30 होगा, ये 120 डिग्री होगा। अब अगर मैं कहूँ ये वाली साइड कितनी होगी, तो आपको अगर याद हो ये वाली जो साइड होती है ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी। अगर कभी भी मैंने आपको बताया है कि एक ऐसा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो जो 120 डिग्री का हो और ये साइड दोनों बराबर हो, तो ये साइड का √3 टाइम्स होता है। तो ये a है, ये a है, तो ये हो जाएगा a√3, ये भी हो जाएगा a√3। तो फाइनली अगर देखा जाए, अगर मैं बात करूं इसकी, तो इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा। रेक्टेंगल का एरिया होता है हमेशा लंबाई गुणे चौड़ाई। ये रेक्टेंगल है, सभी एंगल 90 डिग्री, तो मैं कह सकता हूं कि जो ABDE है इज अ रेक्टेंगल, और इसका एरिया हो जाएगा a√3 इंटू a, तो ये हो जाएगा a²√3। ठीक है, इस तरह से ये एरिया आ जाएगा। एक बात मुझे बताइए कि इसका अगर एरिया देखा जाए पूरा फाइनली, तो आप ये देखिए ये जो एरिया है ये पूरे टोटल एरिया का अगर देखा जाए कितना पार्ट है ना। अगर इस तरह से मैं इसको सोचूं तो कैसे सोचूंगा भाई, पूरा एरिया अगर निकाला जाए तो आप बताइए √3/4, या तो फॉर्मूला लगा दीजिए वो वाला, या हेक्सागन है तो √3/4a², ये वाला, और ऐसे ही कितने ट्रायंगल्स आएंगे 6, तो यहाँ पे कर दीजिए 6 का मल्टीप्लाई, और ये तो एरिया हो गया पूरे फिगर का √3/4a² इंटू 6, और इसका एरिया कितना हो गया a²√3। तो अगर मैं इन दोनों का रेशियो निकालूं तो देखिए √3 से √3 कट जाएगा, a² से a² कट जाएगा, ये 6 आएगा और ये 4 आएगा। तो ये था हेक्सागन और ये था उसका रेक्टेंगल। तो आप देखिए जो रेशियो आ रहा है ये कितना आ रहा है 3:2 का। तो इन दोनों के बीच का जो रेशियो आएगा एरिया का वो 3:2 आएगा। लेकिन आप देखिए हमें बार बार ये सब नहीं करना है, एरिया का रेशियो निकालने के लिए ये सब हमें नहीं करना है। वैसे ही अगर इसकी बात करें तो देखिए इस पे भी कर लेंगे हम। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 120 डिग्री होगा, तो
तो फिर ये साइड दोनों बराबर है तो ये 30-30 हो जाएगा। तो फिर वैसे ये भी देखिए 120, ये 30 और ये 120, वैसे 120 ये 30 और ये 30, ये साइड सभी बराबर है। तो आप ये बताइए मुझे कि अगर मैं बात करूं, इन 3 ट्रायंगल हैं अपने पास और तीनों का एरिया मुझे लिखना है सम करके, और हमें बताना है ये ट्रायंगल इस पूरे ट्रायंगल के, इस पूरे हेक्सागन के एरिया के किस रेशियो में हो। तो अगर मैं इन तीनों का एरिया निकाल के पूरे में से माइनस कर दूं तो जो एरिया आएगा वो इसका आएगा। ठीक, तो अगर मैं पूरे एरिया की बात करूं, अच्छा एक बात ये भी बताइए मुझे कि अगर मैं देखूं कि ये वाला जो पूरा एंगल है ये कितना आता है, ये वाला पूरा एंगल कितना आएगा, ये तो आएगा 120। अब ये 30-30 तो हो गया तो ये 60 हो जाएगा, ये भी कितना जाएगा 60 हो जाएगा, और ये भी कितना जाएगा 60 हो जाएगा, तभी तो ये पूरा 120 होगा। तो अगर ये 60-60 है और इसकी साइड अगर देखी जाए तो ये a√3 होगी, अगर ये a है ये a है तो a√3 होगी, ये भी a√3 होगी, ये भी a√3 होगी। तो मैं सीधा इसका एरिया निकाल सकता हूँ। किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए क्या होता है, √3/4 a² और a कितना है यहाँ पे a√3 का स्क्वायर, ये हमारी साइड है a, और जब मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो क्या आएगा √3/4 इंटू a² इंटू 3, ये तो हो गया इस ट्रायंगल का एरिया। और रेशियो निकालना है पूरे हेक्सागन के साथ, तो अगर पूरा हेक्सागन यहाँ पे देखा जाए तो कितना आएगा √3/4 a² इंटू 6, a² से a² गया, √3 से √3 गया, 4 से 4 गया, तो आप देखिए ये आएगा 3 और ये आएगा 6, जब ये कटेगा तो 1:2 है। तो यहाँ पे डायरेक्टली अगर समझते हैं आप तो ये जो एरिया है ये 1 यूनिट है और ये पूरा 2 यूनिट है, इस टाइप से कह सकते हैं। मतलब ये जो ट्रायंगल है अगर अल्टरनेट पॉइंट्स को छोड़ के एक ट्रायंगल बनाया जाए तो वो जो ट्रायंगल होगा वो अपना इस पूरे एरिया का हाफ होगा। ठीक, ये यहाँ पे पॉइंट वाली बात, तो ये पॉइंट हमें यहाँ पे समझना है। अब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप ट्रायंगल को हमेशा ऐसे ही बनाएं, इसका जो इसकी जो पोजीशन है वो चेंज भी की जा सकती है, वो ट्रायंगल ऐसा भी हो सकता है। ठीक, ट्रायंगल इस टाइप से भी हो सकता है। ट्रायंगल के बहुत सारे तरीके हैं यहाँ पे ट्रायंगल को ड्रॉ करने के। तो ये ध्यान देना है कि इसको कोई डरना नहीं है, ट्रायंगल की पोजीशन कैसे भी मूव कर सकती है। ठीक है, तो किसी भी तरीके से आप इसको बना सकते हैं। वैसे इसमें ये जो पॉइंट्स हैं इसको ऐसे भी किया जा सकता है ना, थोड़ा सीधा भी किया जा सकता है, तो वो तो डिपेंड करता है कि किस तरह से फिगर को ड्रॉ किया गया है। चलिए इसी में एक कॉन्सेप्ट और बताता हूँ। ये इसका सेंटर पॉइंट है, अगर मैं इसको ऐसे लगाता हूँ, इसको ऐसे लगाता हूँ और इसको ऐसे लगाता हूँ, तो देखिए ये जो फिगर बन के आ रहा है, ये अगर मैं इसको O मान लेता हूँ तो ये सभी साइड्स हो जाएंगी ए और ए। ठीक, और आप ये देखिए यहाँ पे समझने वाली बात ये है
कि ये जो साइड, ये जो फिगर आ रहे हैं, ये कौन से फिगर है। अगर बात करें ये स्क्वायर है, एक रेक्टेंगल है, क्या है, इसकी बात करते हैं। तो देखिए अगर मैं इसको ऐसे मिला देता हूँ, अगर मैं इसको ऐसे रैंडमली मिला देता हूँ तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन के आया था। तो एक तरह से इक्विलेटरल ट्रायंगल था। और अगर इस पूरे फिगर की बात करें हम, तो ये साइड ए हुआ करती थी, ये भी ए हो जाएगी, ये भी ए हो जाएगी। तो ये एक तरह से आप देख सकते हैं कि ये एक ऐसा फिगर है जिसकी सभी साइड्स इक्वल है, ऑल साइड्स विल बी इक्वल, है ना। अगर मैं इस लाइन को हटा देता हूँ तो ये फिगर पूरा अगर मिलाया जाए तो ये दो इक्विलेटरल ट्रायंगल से मिलके बन रहा है, दो ट्रायंगल से मिलके बन रहा है ये फिगर। एंगल्स की अगर बात करें तो आप बताइए, ये वाला जो एंगल है पूरा 120 होता है तो ये 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा, ये पूरा 120 120 120 हो जाएगा, क्योंकि पूरा 360 डिग्री होता है। तो अगर 360 डिग्री को मैं 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा तो ये इस तरह से बढ़ के आएगा। और ये 120 है, तो आप देख सकते हैं अगर ये एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स विल बी इक्वल, देन हम कह सकते हैं एंगल ए आल्सो विल बी 120 डिग्री और एंड दिस एंगल आल्सो विल बी 60 डिग्री। इस टाइप से ये बन के आएगा। अब आप ये देख लीजिए कि ये एक फिगर है, ऐसा फिगर है जो एक रोम्बस है। ये फिगर एक रोम्बस है और रोम्बस का एरिया कैसे निकालते हैं हम लोग, अगर आपको याद हो, ए स्क्वायर साइन 60, यही तरीका होता है, ए स्क्वायर साइन 60। ऐसे ही कितने रोम्बस हैं, 3। और ये पूरा एरिया कितना है, ये मैं बता चुका हूँ आपको, 3√3/4 ए स्क्वायर इंटू 6। तो चलिए देखते हैं, निकालते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। साइन 60 कितना होता है, √3/2, 3 इंटू ए स्क्वायर √3/2, √3 से √3 गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया, ठीक है। यहाँ बचा 3/2, यहाँ बचा 6/4, काट दीजिए। तो ये देखना 1:1 आ रहा है, ये कितना आ रहा है, 1:1। अच्छा 1:1 इसलिए आ रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे आप देखिए, मैं एक फिगर की बात कर रहा था, है ना। 3 का यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करना है, 3 का मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप एक रहने दीजिए यहाँ पे। बताइए यहाँ पे कितना जाएगा, 1/2, ये 1/2 आएगा, ये 3/2 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 1 और 3 का रेशियो आएगा। तो देखिए ये वाला जो एक फिगर है, अगर हम इसकी बात करें तो ये पूरे एरिया का 1/3, पूरे एरिया का मतलब इस पूरे हेक्सागन के एरिया का 1/3 है। तो यहाँ से आप इस तरह से इसकी वैल्यू जो भी है वो निकाल सकते हैं आराम से, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना।
देखिए एक हेक्सागन है, अगर मैं इसका मिड पॉइंट ले लूँ, इसका भी मिड पॉइंट ले लूँ, इसको ऐसे मिला दूँ, तो मुझे बताना है कि ये जो एरिया है, इसको मान लीजिए x, इसको y, x dy ट्रायंगल का एरिया का रेशियो हमें बताना है हेक्सागन ABCDEF के साथ। ठीक है, हेक्सागन के साथ इसका इस वाले फिगर का एरिया बताना है। ये जो शेडेड एरिया है इसका एरिया बताना है पूरे फिगर के साथ कितना होगा। ठीक, अब देखिए जरा इसको ध्यान से, अगर मैं यहां पे भी एक मिड पॉइंट ले लूं, यहां पे भी एक मिड पॉइंट ले लूं, यहां पे भी एक मिड पॉइंट ले लूं, है अभी मैं बात कर रहा हूं, अभी तो मैं फिलहाल बात कर रहा हूं इस वाले फिगर की, है ना, फिर मैं बात करूंगा इस पूरे। तो ये जो पॉइंट्स हैं इनको कुछ मान लीजिए एक्स वाई है, ये जेड है, ये बी है, ये डब्ल्यू है, ये यू है, इस टाइप से इसको कुछ मान सकते हैं आप। मुझे केवल ये आइडिया लगाना है कि ये वाला जो फिगर है, ये वाला जो शेडेड रीजन है, ये किस तरह से लिंक करेगा इस पूरे एरिया से, मुझे बस ये दिमाग यहाँ पे लगाना है। ठीक है, चलिए सोचिए कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, कैसे निकाला जाए इसको। हेक्सागन के अंदर एक हेक्सागन बना हुआ है। अगर इस फिगर को पूरा मैं देखता हूँ ध्यान से, तो ये भी इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि x y u w v z, इसका एरिया बताइए a b c d e f के साथ। ये भी अपने आप में क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, चलिए सॉल्व करें। देखिए आपको याद होगा ये एक तरह से एरिया बेस्ड क्वेश्चन है, और अगर आपको याद हो ये एक चतुर्भुज है, मान लीजिए इसमें ये मिड पॉइंट दिया, ये मिड पॉइंट दिया, और इसको मैंने ऐसे निकाल ऐसे बना दिया। इस टाइप से अगर एक एरिया आपको याद हो, और ये मैंने फाइंड कराया था आपसे, है ना, ये 3y8 ऐसा कुछ आया था, इस टाइप से कुछ। ठीक है, खैर अगर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप देखिए। अगर मैं बात करूं, अगर मैं इसको ऐसे मिला देता हूं, मान लीजिए इसको ऐसे, इसको इससे मिला देता हूं, तो देखिए ये एक ट्रायंगल है जिसकी ये वाली जो साइड है ये इसका आधा होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये जो पॉइंट है ये मिड पॉइंट है और ये इसके पैरेलल है, तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये अप्लाई हो जाएगा कि अगर कोई भी मिड पॉइंट को ऐसे मिलाते हैं हम लाइन को, तो ये इसका हाफ होता है। तो पहले तो ये बताएं हम कि ये निकालें कि ये लाइन कितनी होगी, ये डायगोनल कितना होगा। तो ये डायगोनल बताइए कितना होगा, ये होगा 120 एंगल है, तो ये a√3 हो जाएगा। ठीक है, ये बताने की बात जरूरत नहीं है, ये आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, इसको मैं कई बार करा चुका हूँ। और इसी का आधा ये है, तो ये कितना रहेगा a/2√3। और एक बात आप ये जानते होंगे कि अगर कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर है, ये एंगल
बराबर हो जाते हैं ऑटोमेटिक, और ये सिमिलरिटी आती है यहाँ पे ए बी सी डी और ई। अगर कोई दो ट्रायंगल सिमिलर है, ये बड़ा वाला सिमिलर है छोटे वाले की, तो इनकी जो साइड का रेशियो होता है, इनकी जो साइड के स्क्वायर का रेशियो होता है वही एरिया का रेशियो होता है। तो अगर मैं डी ई का स्क्वायर अपॉन बी सी का स्क्वायर कर दूं तो ये आ जाएगा ट्रायंगल ए डी ई अपॉन ट्रायंगल ए बी सी का एरिया का रेशियो। तो आप बताइए इनकी साइड का रेशियो अगर देखा जाए तो साइड का रेशियो तो आ रहा है कितना, साइड का रेशियो कितना आ रहा है, आप देख सकते हैं ये a√3 और ये a/2√3, तो साइड का रेशियो 1/2 का है ना, ये 2 है तो ये 1 है, तो ये पूरा एरिया 4 होगा तो ये 1 होगा, तो ये वाला 3 हो जाएगा। तो मैं यहाँ से एक चीज समझ पाया कि ये जो एरिया है ये 1 यूनिट होगा तो ये 3 यूनिट होगा क्योंकि पूरा 4 यूनिट, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको हटा दूं थोड़ी देर के लिए तो देखिए ये 1 यूनिट है, वैसे ये 1 यूनिट होगा, वैसे ये 1 यूनिट होगा, वैसे ये 1 यूनिट होगा और ये 1 यूनिट होगा। और अगर मैं बात करूं ट्रायंगल की तो देखिए ये वाला अगर ये तो 1 यूनिट हो गया है ना, पूरा कितना यूनिट है अगर पूरे की बात करें तो आप ये बताइए मुझे कि ये ट्रायंगल ये वाला ये पूरे का कितना पार्ट है। वैसे ये 4 पार्ट है, 3 और 1 4, लेकिन अगर पूरे का देखा जाए तो कितना पार्ट है, तो आप देखिए पूरे का अगर देखा जाए तो कितना पार्ट है। अगर इसकी बात करता हूं मैं तो आप बताइए मुझे कि अगर ये पूरे से कंपेयर किया जाए तो ये कितना पार्ट निकल के आएगा, कैसे निकाला जाए इसको हम लोग कैसे पता चलेगा, इसको हम लोग को कैसे पता चलेगा कि ये जो ट्रायंगल है PDC ये कितना पार्ट है इस पूरे फिगर का। तो आप देखिए अगर मैं इसको ऐसे मिला दूं और इसको ऐसे मिला दूं तो ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल अगर आपको याद हो ये ट्रायंगल आया था 1 और ये पूरा 2, तो पूरा 2 जो ये आया ये एक तरह से आधे का रेशियो आ रहा है, मतलब कि अगर इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल को मिला दूं तो ये पूरा 1 यूनिट बनेगा और ये भी पूरा 1 यूनिट बनेगा, और दोनों को मिला दो तो पूरा हेक्सागन बन जाएगा। तो अगर ये 3 ट्रायंगल को लिया जाए तो ये 4 ये 4 ये 4 तो कितना आ गया 12, तो ये पूरा 12, अगर ये 4 4 4 12 है तो ये भी 12 होगा, तो पूरा हो गया 24। तो 24 में से एक पार्ट है, तो यहाँ पे जो रेशियो आया तो हो गया 24:1, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 और 6:24। भाई ये जो छोटे वाले ट्रायंगल्स आ रहे हैं ये तो सभी एक एक पार्ट आ रहे हैं ना, तो ये 6:24 हो जाएगा, ठीक है। देखिए ऐसे नहीं होगा, ये जो 6 और 24 का रेशियो मैंने लिखा है जल्दबाजी में स्टूडेंट्स इसको गलती कर देते हैं, इसको गलत जरूर करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अच्छा ये जो छोटे वाले ट्रायंगल्स हैं हमें तो इसकी बात करता है इस रेड वाले की, तो आराम से आंसर निकाल लेते हैं, लेकिन ये गलत तरीका है। आप बताइए हमें तो ये अंदर वाले एरिया की बात करनी है ना, हमें तो बताना है ये वाला एरिया, ये बताना है हमें। तो आप बताइए मुझे कि अगर मुझे ये वाला बताना है तो मुझे ये वाले पार्ट माइनस करने पड़ेंगे पूरे में से, तब ये आएगा। तो ये तो 6 पार्ट है, 6 24 में से माइनस करिए तो 18 आएगा और ये आएगा 24, 6 से काटिए 3 और ये 4, ये मेरा आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए इस तरह से हम लोगों ने इस टॉपिक को कंप्लीट किया, और भी इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि अगर आगे कोई भी क्लासेस होंगी इस टाइप से स्पेशल क्लासेस तो मैं उसमें आपको कवर करा दूंगा, ठीक है। खैर ये वाले जो भी क्वेश्चंस थे ये आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर अगली क्लास में।